वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शख्सियत को संवारें तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होनी चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल जो है वो प्राइम हेयर क्लब और इसके साथ साथ ड्रेसिंग लिबास वालों की जानिब से की गई है। लिबास की शॉप से अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो सूसा रोड पे फजाने मदीना चौक में जाके वहां पे परचेजिंग कर सकते हैं। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है और किचन के अंदर आज क्या बनाएंगे शेफ सलमान, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। तो बिना किसी देर के हम किचन में चलते हैं और देखते हैं कि शेफ सलमान आज क्या बनाने जा रहे हैं। कैसे हैं शेफ सलमान आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शेफ सलमान क्या बनाने जा रहे हैं आज हम? सबसे पहले रेस्टोरेंट की बात करते हैं। अगर आप फैसलाबाद से हैं, फास्ट फूड लवर है और हाइजीनिक और प्योर फूड ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे रेस्टोरेंट आप तशरीफ लाएं। वहाँ पे आपको प्योर एंड हाइजीनिक फूड प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे बनाया जा रहा है प्योर और हाइजीनिक फूड तैयार। और रेसिपी के हवाले से अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या फूड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है सलमान किचन के नाम से, आप हमें उधर टच कर सकते हैं। आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई, जैसा कि बड़ी ईद आने वाली है। बड़ी ईद आने वाली है और मटन कढ़ाई हमने रख भी पहले से दी। उसकी वजह ये जरा पकता देर से, ये आहिस्ता से पकता है और टाइम थोड़ा लेता है। हमारे पास टाइम कम था, इस वजह से हमने इसको पहले बनाने के लिए रख दिया। अच्छा, कोई रेसिपी भी आप लोग जो देख रहे हैं इस वक्त अगर जानना चाहते हैं शो के अंदर लाइव कॉल कर सकते हैं। शेफ सलमान रेसिपी भी बताएंगे। जैसा कि इनका कहना है कि आगे ईद आने वाली है, बड़ी ईद, तो बड़ी ईद पे घरों के अंदर मुख्तलिफ पकवानों का एहतमाम किया जाता है। इसी मुनासबत से आज खास तौर पे मटन जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो रेसिपी बताएं थोड़ी सी सलमान, किस तरह से तैयार करनी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आज हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, इस हवाले से बताइए। मटन की आपको रेसिपी बता दूं, जैसा कि ये एक पाकिस्तानी डिश है। सबसे पहले हमने मटन ले लेना, उसको अच्छी तरह हमने कर लेना वॉश करने के बाद इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ऑनियन, प्याज, टमाटो और अपना गार्लिक जिंजर पेस्ट। सबसे पहले आपने पैन में ऑयल लेना थोड़ा सा। ऑयल के बाद आपने गार्लिक जिंजर को चॉप या पेस्ट भी आप ले सकते हैं, उसको आपने सौते कर लेना है। सौते करने के बाद आपने उसमें ऑनियन और टमाटो ऐड करने हैं। टमाटो को ऐड करने के बाद आपने उसको थोड़ा सा भून लेना। भूनने के बाद आपने उसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। रेड पेपर, लाल मिर्च जिसे बोलते हैं, रेड पेपर ऐड कर लेनी है। ब्लैक पेपर आप ऐड कर लें, हल्दी और साल्ट, बस ये चीज़ें। इसके अलावा फिल वक्त आपने कोई स्टार्ट पे कोई चीज़ें ऐड नहीं करनी। इसकी आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद आपने इसमें मटन ऐड कर देना। मटन ऐड करने के बाद अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको प्रेशर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको बॉईल करने के लिए रख दें। बॉईल करके आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। अगर आपके पास टाइम कम है आप इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में आपने 15 से 20 मिनट में आपका ये मटन गल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तैयार किस में किया जाएगा? ये हबीब कुकिंग ऑयल में तैयार जी, हबीब कुकिंग ऑयल में तैयार किया जाएगा। हबीब कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है नाज़रीन, ये दिल का मामला है और दिल के मामले बड़े ही नाजुक होते हैं। हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर खास तौर पे ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है जिससे आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर हो सकती है। फ्लॉ कैटलिस्ट भी मौजूद है जिससे ब्लड रेगुलेशन बेहतर होगा और इसके साथ साथ विटामिन ए, डी और ई मौजूद है। विटामिन ए जो है वो आपकी विजन यानी आपकी आई साइट को बेहतर करने के लिए यूज होता है। विटामिन डी जो है आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। विटामिन ई से आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपके हेयर्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो तमाम चीजें अगर आपने हासिल करनी है तो हबीब कुकिंग ऑयल से मिल जाएंगी। हबीब बनास्पति की बात की जाए तो हबीब बनास्पति के अंदर कम से कम ट्रांस फैट जो है वो 1% से भी कम है। अगर मार्केट के अंदर से आप चीजें परचेज करते हैं, कोई भी बनास्पति घी लेते हैं तो उसके अंदर 20% से ज्यादा ट्रांस फैट मौजूद होती है जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बेहतर नहीं होती है। इसलिए इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन भी मौजूद है। विटामिन ए मौजूद है, डी मौजूद है और विटामिन ई मौजूद है। और इसके साथ साथ इसके अंदर फ्लॉ कैटलिस्ट भी है और फ्लॉ कैटलिस्ट के अलावा इसके अंदर डबल रिफाइन तरीके से इसे तैयार किया गया है जिससे आपकी हेल्थ पे बेहतर और मुस्बत असर पड़ता है। तो ये बेधड़क जीने वालों के लिए और बेधड़क जीने वाले हमेशा हबीब बनास्पति का इंतखाब करते हैं। तो मैं चाहता हूं सलमान आप लास्ट पे मुझे बताएं कि इसके साथ कोई सलाद भी आज हम ग्रीन सैलड या कोई इस तरह की ड्रिंक कोई बनाने जा रहे हैं कि नहीं? जी, इसको मैं पहले कंप्लीट कर दूं। जब आपने इसकी भुनाई कर लेनी है, जब आपने देख लेना आपका मटन गल चुका है, गलने के बाद फिर आपने इसको दोबारा फिर भूनना है। भून के आपने फिर इसके उसमें दही ऐड कर लेना। दही ऐड करेंगे जब आपका मटन देख लेना इसके स्पाइसेस कंप्लीट हो चुके हैं तो उसके बाद आपने इसकी गार्निश कर देनी है और एट द एंड पे आपने इसमें क्रीम ऐड करना है। क्रीम ऐड करने के बाद आप गार्निश करेंगे, आपकी मटन कढ़ाई रेडी है। इसके जहाँ पे देसी फूड आता है वहाँ पे सैलड तो मस्ट है, इसलिए हम फ्रेश ग्रीन सैलड भी बनाएंगे और रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी बनाएंगे, शिकंजवी।
शिकंजवी बनाई जाएगी आज, यानी शिकंजवी नाज़रीन हमारे गर्मियों का बेहतरीन मशरूब पंजाब के अंदर समझा जाता है, जिसके अंदर लेमन और वाटर ऐड करके मटन कढ़ाई हो, उसके साथ ग्रीन सैलड हो और शिकंजवी हो। आज तो बड़ा मज़ा आएगा जी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, उनको भी ट्राई करवाएंगे और देखेंगे कि शेफ़ सलमान की बनाएगी डिश के हवाले से उनका क्या कहना होगा। अच्छा सलमान, मुझे ये बताइएगा कि शिकंजवी की जो रेसिपी है उस हवाले से थोड़ा सा बता दें, ताकि बहुत सारे लोग बड़े अपने अपने तरीकों से बनाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर किस तरह से तैयार की जाए? हम थोड़ी सी शिकंजवी रेडी करेंगे, मसाला शिकंजवी। उसके लिए सबसे पहले हमें जो है कि लेमन चाहिए। हमने एक ग्लास में पानी ले लेना है। आप इसको सोडे में भी बना सकते हैं, आप इसको पानी में भी बना सकते हैं। मेथड दोनों का सेम है, रेसिपी दोनों की सेम है। अच्छा, रेस्टोरेंट्स के अंदर मोस्टली जो फ्रेश लाइम यूज किया जाता है उसमें सोडा ऐड किया जाता है? जी, सोडा ऐड किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जंक फूड होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए साथ में उसके सोडा मस्ट होता है। अच्छा, इसकी रेसिपी बता दूं। इसमें पानी हमने ले लेना है एक गिलास, उसमें आपने शुगर ऐड करनी है। शुगर को अच्छी तरह मिक्स करके फिर उसमें हमने थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करना है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करना है और थोड़ा सा जीरा ऐड करना है और थोड़ा सा खुश्क धनिया। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर थोड़ा सा इसमें मिंट ऐड करना है एंड पे आप अच्छा, मिंट ऐड करने से वो मिंट मार्गरीटा नहीं बन जाएगा? नहीं, मिंट मार्गरीटा नहीं बनेगा। हम इसको क्रश नहीं करना, हमने उसको क्रश नहीं करना, बस उसके 4 से 5 लीव्स एक ग्लास में डाल देने प्रेजेंटेशन के लिए और इसका एक हल्का सा टेस्ट आता है, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मटन जो है वो तैयार हो रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी ऐड कर दी गई हैं वो भी बता दें लोगों को, ताकि उनको पता चल सके कि जो मटन है वो तैयार कितनी देर तक हो जाएगा। ग्रेवी हमने रेडी कर ली थी पहले ही। उसमें हमने टमाटो, ऑनियन और गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड किया था। फिर हमने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। 45 मिनट हमने इसको बॉईल किया है। हमारा मटन बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करके हम इसमें इसके जो स्पाइसेस चेक कर लेने हैं। जब भुनाई करने के बाद इसके बैलेंस करके अच्छे से इसकी बैलेंस करके भुनाई करके इसमें हमने फिर एट द एंड क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऐड करके आपने इसकी गार्निश कर देनी है। गार्निश में आपने ग्रीन चिली, जिंजर और धनिया की गार्निश करनी है। अच्छा, यानी इसमें दही भी ऐड किया जाएगा और लास्ट पे क्रीम भी ऐड की जाएगी। तो फ्रेश सैलड जो बनाने जा रहे हैं आज, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा क्या क्या चीजें उसके अंदर यूज होंगी। फ्रेश सैलड में हमारा प्याज ऐड होगा, टमाटर ऐड होगा और खीरे होगा। तीनों की हमने जूलियन कटिंग कर लेनी है। जूलियन कटिंग करने के बाद इसमें हमने डाल लेना है ब्लैक पेपर, लेमन और साल्ट। इसको हमने अच्छे से मिक्स करके और इसको फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए, ताकि इसका ना टेम्परेचर अच्छा हो जाए। जितना इसका टेम्परेचर से भी टेस्ट अच्छा होता है। यानी इसको अगर आप फ्रीज कर लेंगे, बेहतर टेम्परेचर पे रखेंगे, उससे इसका टेस्ट डेवलप होगा। और गर्मा गर्म कढ़ाई के साथ ठंडा ठंडा सैलड और ठंडी ठंडी ड्रिंक जो है अगर इस्तेमाल की जाए तो उससे खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। और खाना ऐसी चीज़ होता है, अगर आप अच्छा खा लें तो इससे आपके मूड के ऊपर भी बड़े अच्छे इफेक्ट्स पड़ते हैं। और साथ में हम जीरा रायता भी बनाएंगे। जीरा रायता की मैं रेसिपी बता दूं। आपने योगर्ट दही ले लेना, उसको अच्छे से बीट कर लेना, अच्छे से बीट कर लेना ताकि उसके अंदर जो बबल्स होते हैं वो खत्म हो जाए। वो खत्म होने के बाद आपने एक नॉन स्टिक पैन में जीरा ले लेना है। उसमें कुछ भी नहीं ऐड करना, ना ऑयल ना वाटर। आपने जीरे को ना हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद आपने जीरे को दही में ऐड कर देना है। उसमें हल्का सा ब्लैक पेपर ऐड करना है और सॉल्ट ऐड करना है। आपका जीरा रायता रेडी, जीरा रायता तैयार हो जाएगा। और मैं चाहता हूं शेफ सलमान आप इस चीज को बनाएं, क्योंकि हमारे साथ कुछ आज गेस्ट भी मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं उनका भी तारुफ करवाता चलूं। और खुशबू बड़ी जबरदस्त मुझे आज आ रही है, अरोमा जो उठ रहा है मटन कढ़ाई बनाने से, उससे मेरा दिल ललचा रहा है कि शो जल्दी से जल्द खत्म हो और ये चीजें तैयार हो जाएं जल्दी से, ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। तो नाज़रीन हमारे साथ आज मौजूद है नवीद जान साहबजादा साहिब, जो कि डीजी नादरा सरगोदा एंड फैसलाबाद रीजन है। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ मोहम्मद फहीम खान मौजूद हैं, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं सरगोदा रीजन के। तो आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए और इसके साथ साथ वेलकम भी करते हैं आपको। तो पहले तो सर मैं चलूंगा कि खानों के हवाले से आपका क्या कहना है, क्योंकि आज मटन कढ़ाई तैयार की जा रही है। मटन पंजाबियों की फेवरेट डिश समझी जाती है, आप क्या कहेंगे इस सवाल से? बिल्कुल, मटन कढ़ाई मेरा भी फेवरेट डिश है। यानी आपकी फेवरेट डिश है जो कि आज हम बना रहे हैं। तो हम जो शेफ सलमान तैयार कर रहे हैं, शेफ सलमान आज मेरी अकेले की नजर नहीं है इस डिश के ऊपर, हमारे जो मेहमान हैं हम उनको भी ट्राई करवाएंगे। और मेरा ख्याल है सर, अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया
तो आज खूब आपकी खातिरदारी की जाएगी ताकि आप आज आपके साथ ब्रेकफास्ट। जी जी जरूर जरूर जरूर। तो फहीम साहब आप क्या कहेंगे, आपको खाने पसंद है? जनाब क्यों नहीं, मटन कढ़ाई को कौन इनकार कर सकता है? अच्छा मैंने ना पिछले दिनों ईद के शोज किए और इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के साथ भी जो है वो इंटरव्यूज किए। जब मैं पूछता हूँ कि उनकी फेवरेट डिश क्या होती है खाने के लिए, तो खाने में सबसे पहले नाम जो आता है वो मटन का आता है। पता नहीं क्यों पंजाबियों को इतना मटन क्यों पसंद होता है। मटन वैसे भी यूजुअली हम गोश्त ज़्यादा खाते हैं इस रीजन में जनरली और पाकिस्तान में, तो गोश्त के लिहाज से फिर मटन कढ़ाई का अपना एक टेस्ट होता है। और जिस तरह से ये हमारे लोकल जेनेटिक्स में भी होता है ना, हमारे अबाव अजदाद जो है वो इन चीजों को अगर पसंद करते हैं, उनके अंदर इस चीज के टेस्ट बड डेवलप होते हैं, तो उनकी ऑफस्प्रिंग यानी उनकी जो नस्ल होती है उसके अंदर भी ये चीजें कुछ आती हैं। तो हमारा कुछ रहन सहन, हमारा मुआशरा, हमारे पंजाबी कल्चर इस तरह के है कि हमें गोश्त खोर ज्यादा होते हैं, सब्जियां जरा कम खाते हैं और सब्जी अगर पकाते भी हैं तो उसके अंदर गोश्त ऐड कर लिया जाता है। तो इसी वजह से हम हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त रहते हैं क्योंकि हम गोश्त का यानी प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो नाज़रीन आज हमारे साथ क्योंकि डीजी नादरा मौजूद हैं, फैसलाबाद रीजन, सरगोदा रीजन, और उनके साथ रीजनल डायरेक्टर भी सरगोदा के मौजूद हैं। तो नादरा के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन रात हमारे जो नादा के ब्यूरोक्रेट्स हैं और अफसरान बाला हैं वो मेहनत कर रहे हैं अवाम के लिए ताकि किसी किस्म की उनको शिकायत ना पहुंचे। और अगर आपको कोई शिकायत है नादरा के हवाले से, किसी भी ऑफिस के हवाले से, किसी अफसर के हवाले से, किसी मुलाजिम के हवाले से, या वहां पे आने वाली पेश आने वाली जो मसाइल हैं उनके हवाले से, तो आप शो के अंदर लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डीजी नादरा मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उन मसाइल का हल करने की भी कोशिश करेंगे। तो मैं पहले चलूंगा कि डीजी साहब की तरफ और पूछूंगा कि एहसास प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको परेशानी का सामना करना पड़ा है और उनका ये कहना होता है कि वो इस चीज पे पूरा उतरते हैं कि उनको एहसास प्रोग्राम के हवाले से पैसे मिल सकें, उनका नाम आए। लेकिन क्या क्राइटेरियाज है, किस तरह से नादरा जज करता है कि कौन सा शहरी इस चीज का कैपेबल है कि वो एहसास प्रोग्राम के पैसे ले पाएगा और कौन सा नहीं ले पाएगा? क्राइटेरिया क्या तय किया गया? एहसास प्रोग्राम चूंकि नादरा डायरेक्टली उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, एहसास प्रोग्राम का अपना एक हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, उन्होंने एक क्राइटेरिया वज़ा किया हुआ है इसके लिए और उस क्राइटेरिया में मुख्तलिफ किस्म के चीज़ों को चेक किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का घर किराए का है या अपना है, ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर आपने लास्ट कोई अपना पासपोर्ट बनाया है तो या आपने फॉरेन ट्रैवल किया है तो ये एक और क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपके पास गाड़ी है या और कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो ये मल्टीपल क्राइटेरिया है, कोई एक क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे एहसास प्रोग्राम के बेनिफिशरीज डिसाइड होते हैं। बिल्कुल। और नादरा के अंदर तो मेरा ख्याल कुछ प्रॉब्लम्स उनके थंब स्कैन के ऊपर भी आ रही है, उसके ऊपर भी आप क्या कहेंगे कि जिन लोगों का बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको किस तरह से हल किया जा रहा है, या नादरा जो डिपार्टमेंट है टैकल डाउन इसको किस तरह से कर रही है? सबसे पहले तो जब एहसास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नादरा को इंस्ट्रक्शन आई कि नादरा ने भी अपने ऑफिस खोलने हैं। तो नादरा वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर जिन्होंने अपने ऑफिस खोले। 4 मई से हमारे ऑफिस अवेलेबल हैं। अब तक हम तकरीबन 70,000 इस रीजन के 70,000 एप्लीकेंट्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर चुके हैं सिर्फ एहसास प्रोग्राम के लिए, क्योंकि एहसास बहुत बड़ी तादाद है और अगर नादरा से हैंडल कर रहा है तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए जी। और पूरे पाकिस्तान में ये लाखों में है। तो हम चूँकि अब इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, तो फैसलाबाद सरगोदा जिसमें हमारा जो रीजन है ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स पे डिवाइडेड है। ये इसमें गुजरांवाला डिवीज़न का हाफजाबाद डिस्ट्रिक्ट, पूरा फैसलाबाद डिवीज़न जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पूरा सरगोदा डिवीज़न, इस सबको आप हैंडल कर रहे हैं? सबको हम यहाँ से सरगोदा के रीजनल हेड ऑफिस से कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पूरे रीजन में 70,000 अभी तक एप्लीकेंट्स हम वेरीफाई कर चुके हैं और साथ साथ आ रहे हैं। उसमें हमारा ये था कि हमने सबसे पहले तो प्रायोरिटी दी उन एप्लीकेंट्स को जो एहसास की तरफ से आ रहे हैं, बिकॉज नेचुरली लोग बेरोज़गार हो गए थे कोरोना की वजह से, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी और गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया था, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, उसको सपोर्ट करने के लिए नादरा ने फुल टाइम काम किया। हमने अपने लॉन्गर वर्किंग आवर्स किए, हमने शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट्स भी चलाई, हमने हमारा जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल। अच्छा सर, माजर चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं क्योंकि शहरियों के जो मसाइल हैं हम चाहते हैं आप तक पहुंचे और आप उनको हल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? सर
मुनव्वर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी मुनव्वर साहब, हमारे साथ डीजी साहब मौजूद हैं और रीजनल डायरेक्टर साहब भी। आप क्या सवाल करना चाहते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। मैंने ये बात करनी थी कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए 3 साल पहले, लेकिन उनके नाम पैसे आए हुए वो नहीं मिल रहे। एहसास प्रोग्राम में पैसे आए हैं उनके? जी सर। जी बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। अभी मैं आपका जवाब जो है वो डीजी साहब से कंसर्न करूंगा इस हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम इसका जवाब लेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो मुनव्वर साहब आप टीवी ट्यून रखिएगा, 41 लगाइए रखिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और आपके जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर मुनव्वर मौजूद थे और उनकी जानिब से कहा गया था नवीद साहब के खास तौर पे उनके जो वालिद हैं उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो क्राइटेरिया पे फॉल करते थे, पैसे उनके आ गए हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहे। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो क्या क्राइटेरिया अपनाएं जिससे उनके पैसे हासिल कर सकें? मुनव्वर साहब, आपका जो सवाल है वो आजकल के हालात से बड़ा रेलेवेंट है। इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये जो सब्जेक्ट है एहसास प्रोग्राम का, ये एहसास एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है और ये वो उनका हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में जो इसको मैनेज करता है। उन्होंने अपनी क्राइटेरिया वज़ा किए हुए हैं, उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो लोग एलिजिबल होते हैं उनको एक SMS आ जाता है। जैसे मुनव्वर साहब बता रहे हैं कि इनके ये एलिजिबल है और इनके पैसे आ चुके हैं लेकिन इनको अभी तक वो इनको मिले नहीं है। वजह ये हो सकती है कि इन्होंने अपने वालिद साहब की जो डेथ है उसको रजिस्टर नहीं किया होगा। पहले तो इनको लोकल गवर्नमेंट के साथ उनका डेथ सर्टिफिकेट उनके पास बनाना चाहिए और फिर उस डेथ सर्टिफिकेट के बेसिस पे नादरा में उनका वो डेटा अपडेट होगा, वेरिफिकेशन होगी और उनके वालिद साहब को एज अ डाइट पर्सन जो उनको अपडेट किया जाएगा तो उसके बाद ये फैमिली के सरबराह ये ऑटोमेटिकली फिर क्राइटेरिया में फॉल कर क्राइटेरिया पे फैमिली के सरबराह ये बन जाएंगे तो ये क्राइटेरिया पे फॉल कर जाएंगे और इनको इनके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये अपडेशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, हमारे साथ फहीम खान साहब भी मौजूद हैं जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं सरगोदा रीजन के, तो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। फहीम साहब, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोरोना वायरस की वजह से, जैसे कि लॉकडाउन भी चल रहा है और बहुत सारे सरकारी दफातर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाता है, तो आप अपने मुलाजमीन और इसके साथ साथ जो दरख्वास्त गुजार आपके ऑफिस के अंदर आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से मेंटेन करते हैं और उनके लिए क्या स्पेशल काउंटर्स तश्कील दिए गए हैं जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सके? देखिए जी, नादरा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो कस्टमर लाइन है वो बहुत बड़ी है। एक फ़कीर से लेके एक वज़ीर तक हमारा कस्टमर है, उसने हमारे ऑफिस में आना है और इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमने ये किया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी इंश्योर किया है, प्लस हम जो टेम्परेचर है वो चेक करते हैं एप्लीकेंट का। हम जो है अपने ऑफिसेज में हमने एक लिमिटेड जो हमारा कस्टमर है उसको बुलाते हैं, ठीक है, और बाहर भी हमने बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा सैनिटाइजेशन, ठीक है, इस पे हमने फोकस किया है। प्लस हम अपने जो रोज़ाना की बुनियाद पे अपने पूरे ऑफिस की जो है ना सैनिटाइज करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं और इसी गुफ्तगू को उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब बात कर रहे हैं और कहां से? मेरा ख्याल है हमारे साथ जो कॉलर मौजूद है उन्होंने अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम नहीं किया। मैं बार बार दरख्वास्त कर रहा हूं शहरियों से कि जो लोग शो के अंदर कॉल करते हैं अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, देन शो के अंदर कॉल किया करें। तो फहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। फहीम साहब, क्या कहेंगे आप कि जो बुजुर्ग खवातीन हैं या बुजुर्ग मर्द हैं जो कि किसी ना किसी घर से नादरा ऑफिस का रुख करते हैं लेकिन उनको समटाइम वहां पे ख्वारी का सामना करना पड़ता है, बुजुर्ग खातून और मर्द के लिए किस तरह से इंतजाम किए जाते हैं? लाइनें लंबी लगी होती हैं वहाँ पे, किस तरह से वो इस लंबी लाइन से बचें क्योंकि उनके अंदर इतना स्टेमिना मौजूद नहीं होता कि वो लाइन में लग के अपना काम मुकम्मल कर सकें? जनाब, इस तरह से है कि हमने बड़ा एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट है हमारे बुजुर्ग शहरियों के लिए, खातून हो या मर्द हो। उनके लिए जो हमारा जो चेयरमैन नादरा है उनका जो विजन है वो ये है कि इनके लिए काउंटर्स भी अलग हों, ठीक है, और इनको आप एक्सक्लूसिव जो है ना उन पर इंटरटेन करें, ठीक है। अगर कोई हमारे दफ्तर में
कोई भी बुजुर्ग शहरी आता है तो सबसे पहले वो उसको हम आउट ऑफ क्यू उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, और हम उसको सेंटर के अंदर लेके जाते हैं और उसे तो एहतराम के साथ उसकी प्रोसेसिंग प्रायोरिटी। सर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, शबीर शकूर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी पहले शबीर तो दोनों मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम जी। और सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि जो इनके लोग फ्रंट एंड पे एज लाइक ए वॉरियर, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, तो और कोई भी मिसाल आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती और वैसे भी इनका अमला बहुत कॉपरेटिव है। बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो बल्कि ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि इनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए, रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। शबीर साहब कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से, वो अभी तक वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सका। पेंडेमिक से पहले आप लोग कहते थे कि वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो सो वो स्टार्ट नहीं हो सका, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शर्जील साहब आपका। मैं चाहूंगा फहीम साहब से इसका जवाब लूं। फहीम साहब क्या कहेंगे इस हवाले? जी सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है उसका प्रोजेक्ट जो है इसमें हेडक्वार्टर नादरा में इस पे काम हो रहा है और आई होप कि ये बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह ताला लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। तो हमारे साथ नवीद जान साहिबजादा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जनाब क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग जो कि हेड ऑफिस में नहीं आ सकते या फिर दफातर जो नादरा के बनाए गए वहाँ पे नहीं आ सकते, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए कोई ऑनलाइन फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई हो या कोई इस तरह का तरीक़ेकार के फ़ोन पे वो अपना काम करवा सके? अगर कोई बुजुर्ग शहरी है, वो अगर शहर के अंदर मौजूद है, चले शहर के अंदर तो ऑफिस के अंदर चला जाता है, गांव में मौजूद है, वो आ नहीं सकता या घर में उसे कोई लाने वाला नहीं है, तो उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है नादरा? इसको इस तरह के एप्लीकेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास 3 टियर प्रोग्राम है। इसका बेसिकली फर्स्ट ईयर पे हमारे MRVs है, मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स, जो देही इलाकों में जाके वहाँ गांव में खड़ी रहते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता इवन 1 महीने तक, और वहाँ पे एप्लीकेंट को प्रोसेस करते हैं। तो जो लोग हमारे ऑफिसेज नहीं आ सकते, उम्र रसीदा है या डिसेबल है, वो उन MRVs पे जाके अपनी प्रोसेसिंग। बिल्कुल सर, बाकी 2 जो हैं उनके बारे में मैं पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? मामू कांजर से अरशद अली वाल मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। जी अरशद साहब पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर हमारी वालदा ने तांदलियां वाला से तस्दीक भी कराई नादरा के दफ्तर से, बहरहाल फिर भी बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा नहीं लग रहा। बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम है। चलें मैं गुफ्तगू करता हूं और जानता हूं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं जो कि जैसे कि आपसे रेलिवेंट है, फेस करने पड़ते हैं शहरियों को। तो क्या कहेंगे सर, बायोमेट्रिक मशीन्स का प्रॉब्लम है या इसमें कोई और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं? इसमें बेसिकली एज के साथ हमारे जो अंगूठों के निशानात हैं वो मध्यम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा सिस्टम एक सर्टन लेवल के थ्रेशोल्ड से नीचे एक्सेप्ट नहीं करता। तो भले अगर आपका अंगूठा मैच हो रहा है आपके प्रीवियस अंगूठे के साथ 90% पे या 95% पे, तो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, उससे नीचे नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो टाइम के साथ जो अंगूठे आपके, और स्पेशली ख़वातीन के, क्योंकि बर्तन धोती है, घरों के काम करती है, उसकी वजह से उनके अंगूठों के निशानात इफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा सर, इसके लिए कोई क्राइटेरिया भी तो बनाया है? इसके लिए ये है कि एक दफ़ा उन्होंने अटेम्प्ट करनी है, वो हमारे ऑफिस में आके अपने बायोमेट्रिक को अपडेट करें। हम अगर वेरीफाई हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो वेरीफाई नहीं होते तो एहसास प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो वो सेकंड टाइम डायरेक्ट बैंक से जाके, अगर वो बेनिफिशियरी की लिस्ट में हैं, तो डायरेक्ट जाके अपने अदर वेरिफिकेशन के बेसिस पे अपना जो अमाउंट है वो ले सकते हैं। अच्छा सर, सपोज मैं एहसास प्रोग्राम की यहाँ पे बात नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि आप ओवरऑल जनरली इस चीज के हवाले से बताएं कि अगर कोई शख्स वहां पे आता है वेरिफिकेशन करवाने के लिए, अंगूठे के उसके निशानात अगर मिट चुके हैं, तो वो किस तरह से वेरीफाई करवाएगा, अपना डाटा अपडेट कैसे करेगा? नादरा क्या रिकमेंड करता है, कौन सा क्राइटेरिया? नादरा रिकमेंड तो ये करता है कि सबसे पहले उनकी वेरिफिकेशन हो जाए बायोमेट्रिक की, यानी वो सबसे अहम है। अगर किसी का नहीं होता तो हमारे पास अदर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है कि हमारे पास फेशियल रिकग्निशन भी है, तो हम फेस से भी लोगों को वेरीफाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो चूंकि उसमें एक्यूरेसी इतनी नहीं होती कंपेयर टू इसके लिए सर कोई सॉफ्टवेयर है? जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का,
और फेशियल वेरिफिकेशन का, फेशियल रिकग्निशन का एक सॉफ्टवेयर है, तो वो वेरीफाई कर रहा होता है। लेकिन फिर भी लोगों को मसाइल आते हैं। उसमें हमारा यही है कि अटेम्प्ट करते रहें। हमारे स्टाफ में जैसे इस टाइप के एप्लीकेंट्स आते हैं, उनको फुली फैसिलिटेट किया जाता है, उनको बार बार उनके अंगूठों के निशानात साफ किए जाते हैं, उसको किसी लिक्विड से, ताकि मैचिंग हो जाए। अगर मैचिंग नहीं होती तो फिर उसके बाद हम उनको नॉट वेरीफाइड का एक स्टेटस होता है हमारे सिस्टम में, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि उसको बाईपास कर सकते हैं। बिल्कुल बाईपास कर सकते हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं किचन में मौजूद हूं और काफ़ी हद तक मटन जो है वो तैयार हो चुका है। इसका कलर और जो स्मेल उठ रही है उससे महसूस हो रहा है कि मटन अब पकने के करीब करीब है। मैं ठीक कह रहा हूं सलमान? क्योंकि शेफ़ सलमान हमारे जो हैं वो सैलड बनाने में मसरूफ़ है, इसलिए मैं उनका किचन में हाथ बटा रहा हूँ। तो क्या कहेंगे सलमान, कितनी देर और लगेगी? मटन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना रायता भी हमने बना लिया है और अब हम अपना बेवरेजेस बना रहे हैं। बेवरेजेस बना रहे हैं जी। और रायता जो है हमने ख़ास तौर पे तैयार किया है, जो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ज़ीरे वाला रायता यहाँ पे तैयार किया गया है। क्योंकि घरों के अंदर जो है वो कढ़ाइयाँ जब तैयार की जाती हैं तो ज़ीरे के रायते का इस्तेमाल ख़ास तौर पे किया जाता है। और इसके साथ साथ लेमनेट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शेफ सलमान की तरफ से बनाया जा रहा है। और लेमिनेट के बाद फ्रेश सैलेड भी रेडी किया जाएगा। फ्रेश सैलेड रेडी हो चुका है, बस हमने उसकी प्रेजेंटेशन कर दी। ठीक है, प्रेजेंटेशन मतलब कटिंग हो चुकी है और कटिंग के बाद उसे प्रेजेंट किया जाएगा। जब तक ये रेडी करते हैं तो मैं मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं वो आज नादरा के हवाले से खास तौर पे यहाँ पे आए हैं। खुली कचहरी का एहतमाम किया गया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से अहकाम दिए गए थे कि अवाम को जो नादरा के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके अफसरान उनको खुली कचहरी के जरिए सॉल्व करें। तो इसीलिए आज शो में आने का इनका मकसद भी ये था कि लोगों की लाइव कॉल्स ली जाएं और लाइव कॉल्स लेने के बाद एक आम शहरी जिसको कोई भी मसला मौजूद है, अफसरान खुद उसके मसले का हल करें। तो डीजी हमारे साथ मौजूद हैं आज फैसलाबाद रीजन के और इसके साथ साथ सरगोदा रीजन के। उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, मरीज शहरी को नादरा की शनाख्त किस तरह से फराहम की जाती है, इस हवाले से भी बताइएगा। और जो प्राइम मिनिस्टर के अहकाम है खुली कचहरी के हवाले से वो भी बताइएगा। मैं चाहता हूँ आप शॉर्ट आंसर इसका दें क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। सबसे पहले तो मैं खुली कचहरी का ये प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है। उन्होंने सारे सरकारी फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको ये इंस्ट्रक्ट किया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट इदारों के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वो सर खुली कचहरी पे जब बात आती है हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? ग्रीन टाउन फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा नाम समीना तस्लीम है, डीपीएस में लेक्चरर हूँ। जी जी, समीना साहिबा पूछिए। और मेरा जी डीजी साहब से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, थोड़ा मुझे ब्रीफ कर दें कि मैं अपने बहन भाइयों का एहसास बनाना चाहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। सर ये किस तरह से इसे परसू किया जाएगा? एहसास के लिए इन्होंने अगर अपनी इनकी वेरिफिकेशन पहले होगी एहसास से, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि इन्होंने अपना CNIC नंबर, उस एक स्टैंडर्ड नंबर है जो गिवन है, एहसास की साइट्स पे भी गिवन है और वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। उस नंबर पे इन्होंने SMS करना है। अगर ये उस क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं तो इनको एक वेरिफिकेशन SMS आ जाएगा कि जी यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। अगर वो एलिजिबल हैं तो एहसास साइट पे जाके अपनी जो एहसास की सपोर्ट है वो वहाँ से ले सकते हैं। अगर इनको नादरा से रिलेटेड अगर इनका कोई पॉइंट है, जैसे कोई इनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई या जिस तरह आपने प्रीवियस कॉलर को भी बताया कि उनके वालिद साहब की डेथ हो गई है लेकिन वो अपडेट नहीं हुई नादरा के डेटाबेस में, तो सर हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है शुमाइला, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शुमाइला पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहती थी कि आज मैं गई थी नादरा ऑफिस लियाकत रोड पे, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए टोकन लिया था। आज मैंने फॉर्म भी सबमिट करवा दिया, सारा काम मेरा हो गया है वहाँ पे कंप्लीट। तो आया कि मैं वहाँ पे जा सकती हूँ 12,000 देने के लिए जहाँ पे मेरे बायोमेट्रिक नहीं आ रहे थे। बहुत शुक्रिया शुमाइला आपके कॉल करने का। सर क्या कहेंगे इस हवाले से आप? फहीम साहब आप, मैं चाहता हूँ इस हवाले से जरा ब्रीफ कर सकें
क्योंकि अगर कोई मुश्किल इनको पेश आ रही है तो उसको किस तरह से हल किया जा सकता है? जी ऐसा है कि इन्होंने अपडेट तो कर दिया है, ठीक है। अब ये अपडेशन जो है हमारे सेंट्रल सर्वर पे जो है ना अपडेट हो जाएगी। ये कल या परसों चले जाएं और वहाँ पर जो बैंक हैं वहाँ पर जाके अपने बायोमेट्रिक दें तो इंशाल्लाह ताला मैच हो जाएगा। बिल्कुल जी, आप कल या परसों जाके इस मामले को हल करवा सकती हैं वहाँ पे। अगर किसी और शहरी को भी प्रॉब्लम है लाइव शो के अंदर कॉल कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जब तक कोई कॉल आती है मैं चाहता हूँ कुछ पर्सनल क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे साथ जो डीजी मौजूद है नवीद साहब उनके साथ कर सकें, लेकिन हमारे साथ फिर अल्टीमेटली एक और कॉलर मौजूद है तो उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? मेरा ख्याल है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, तो मैं चाहता हूं वो दोबारा कॉल करें ताकि उनको हमारी आवाज क्लियर सुन सके। अच्छा नवीद साहब, मैं आपसे एक लफ्ज बोलूंगा, आपको उसे एलैबोरेट करना होगा, जो आपके माइंड में आता है उसको सोचते हुए तो वो आपने बोलना है, ठीक है? स्टार्ट करें जी। जी प्लीज। शहर फैसलाबाद। शहर फैसलाबाद एक बड़े दिल वालों का शहर है। बड़े दिल वालों का शहर। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर नुसरत फतेह अली खान। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग तो इस वक्त जहन में एक अभी नहीं आ रहा, लेकिन मैं जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान। जी पाकिस्तान के गुण जो है वो हर अफसर गाता है और हर शहरी गाता है और गाने भी चाहिए क्योंकि हमारी धड़कन जो है वो पाकिस्तान ही है। तो ट्रैवलिंग सर? जी ट्रैवलिंग एक एक्सपीरियंस है, इंसान को एडवेंचर का मौका मिलता है और नई चीज़ें सीखता है। अगर हम पास्ट में देखें तो पास्ट में लोग किताबों से नहीं पढ़ते थे, जब ये स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी तो उस वक्त सीखने का जो मौका होता था वो आप ट्रैवलिंग से हासिल करते थे। तो ये एक सीखने समझने का एक जरिया है ट्रैवलिंग। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल मेरा ख्याल कट गई है, ड्रॉप हो गई है। तो सर यादगार लम्हात? यादगार लम्हात बचपन के, जो आप बिल्कुल छोटे होते हैं और आपकी फैमिली आपको लुक आफ्टर करती है और आपके जहन में जो एक इमेजिनेशंस होती है। अच्छा सर, बचपन में बड़े खेल खेले जाते थे, कंचे खेले जाते थे, अखरोट खेले जाते थे और गलियों मोहल्लों के अंदर क्रिकेट का इस्तेमाल किया जाता था। आपने वो खेल खेले हैं कोई? जी हाँ, मैंने कंचे खेले हैं, क्रिकेट खेली है, गुल्ली डंडा खेला है। देख लें जी, जो अफसरान है हमारे मुल्क के बड़े अफसरान हैं वो भी उसी तरह एक आम शहरी की तरह जिंदगी गुजारते हैं और बचपन के लम्हात उनको अभी भी याद हैं। तो सर फेवरेट अदाकार कौन? फेवरेट अदाकार इस वक्त तो हमजा अब्बासी, जो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा आजकल कर रहा है। फेवरेट अदाकारा? फेवरेट अदाकारा मायरा खान। मायरा खान। सियासत? सियासत में मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ आइडियल्स रहते हैं और टाइम के साथ जो उनकी अच्छी चीज़ें होती है हमने उनको समझना होता है और उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। जॉब? जॉब अगर इसको एक आवाम की खिदमत के तौर पे लिया जाए तो ये बहुत सेटिस्फाइंग चीज़ है। तो मतलब मैंने एंजॉय किया हमेशा जॉब को। मियाँ बीवी? मियाँ बीवी का रिलेशनशिप एक दोस्त का होता है और बीवी जो है वो मियाँ को मुश्किल हालात में जो सपोर्ट देती है वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा, घर में ज्यादा किसकी चलती है, आपकी या भाभी की चलती है? वो सबकी घर में भाभी की चलती है। देख ले जी, मैंने जितने भी अफसरान का इंटरव्यू किया ज्यादातर के घर में भाभी की चलती है, यानी बाहर अफसर ये होते हैं, घर में अफसर वाइफ ही होती है। तो बच्चे सर? जी बच्चे अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक नेमत होती है। आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें और उनको अच्छा इंसान बनाएं तो इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन एक वालिदैन के लिए नहीं हो सकती। इश्क एक फीलिंग है जो हमेशा इंसान के साथ रहती है, वो डिफरेंट उसके मीनिंग्स आती है आपकी लाइफ में, लेकिन इश्क है वो हमेशा रहता है। बेशक जी, हमेशा रहता है। फेवरेट खाना? फेवरेट खाना कढ़ाई है जी। चिकन कढ़ाई और मटन। अच्छा सर, मैं एक सवाल करूंगा, उसके 3 ऑप्शन दूंगा और जल्दी से आपने कोई सा एक ऑप्शन बता देना। लॉन्ग ड्राइव है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आपके पास एक मर्सिडीज है और मर्सिडीज में एक सीट खाली है, 2 सीटर गाड़ी है, तो आप किसे बैठा के लॉन्ग ड्राइव पे उसके साथ जाना पसंद करेंगे? महविश हयात, रीमा जी या मायरा खान? जैसे मैंने कहा मेरे फेवरेट अदाकारा मायरा खान ही है। मायरा खान जी इनकी फेवरेट अदाकारा है और जैसा कि आप देख सकते हैं मटन कढ़ाई भी हमारी तैयार है और शेफ सलमान ने प्रेजेंट कर दिया इसे। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। नवीद जान साहबजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ फहीम साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए, शो को 4 चांद लगाए और खास तौर पे हम सल्यूट पेश करते हैं आपको।
कि आप अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को ठीक करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए जो है वो अपनी जान की परवाह किए बिना, कोरोना की परवाह किए बिना दिन रात काम कर रहे हैं। तो आपको सर सैल्यूट पेश करते हैं और बहुत ही एक ऐसा इकदाम है जो कि आज आपने किया कि लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करवाने की भी कोशिश की। तो इसी के साथ सर बहुत शुक्रिया आपके शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी के साथ अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।